टुडे टॉपिक इज क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। जैसे हमें पता है कि हम क्वांटम मैकेनिकली हमने अभी तक क्लासिकली रमन इफेक्ट को स्टडी कर लिया है ना। क्लासिकली रमन इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हमने पोलराइजेबिलिटी को पढ़ते हुए हमने उसमें इंटरनल मोशन को स्टडी किया, दैट इज पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन एंड पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। ओके, तो यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी के बाद हम आते हैं बेटा क्वांटम थ्योरी में, है ना। क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट को स्टडी करेंगे हम क्वांटम थ्योरी बाय यूजिंग क्वांटम थ्योरी। तो बेटा अगर हम लाइट की बात करें, ठीक है ना, अगर लाइट या मैं फोटन्स की बात करती हूँ, लाइट है ना, बंडल ऑफ फोटन्स, लाइट का डुअल कैरेक्टर होता है, लाइट हैज डुअल कैरेक्टर, है ना। एक कैरेक्टर होता है आपका वेव कैरेक्टर and second one is your first one is wave character and second one is your particle character। पार्टिकल कैरेक्टर, लाइट के वेव कैरेक्टर को जब आप स्टडी करते हो तब आपने इंटरफेरेंस वगैरह सारे हम इस स्टडी से, इस फेनोमेना से स्टडी करते हैं। लेकिन जब पार्टिकल कैरेक्टर की बात आती है ना, तो लाइट के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो को हमने क्या किस फॉर्म में पढ़ा है, फोटन के फॉर्म में पढ़ा है ना। और फोटन में एनर्जी कितनी होती है, दैट इज E इज इक्वल टू NH न्यू। n क्या होता है, n इज द डिस्क्रीट नंबर, n इज द डिस्क्रीट नंबर। ओके, तो ये जो लाइट की पार्टिकल कैरेक्टर को हम स्टडी करेंगे, है ना। लाइट का पार्टिकल कैरेक्टर अपने आप में क्वांटम थ्योरी को, क्वांटम थ्योरी का कॉन्सेप्ट को लेके आपका लाइट का पार्टिकल कैरेक्टर हम इसको स्टडी किए थे। ओके, तो बच्चों क्वांटम थ्योरी स्टडी करने के लिए रमन इफेक्ट का, है ना, वही क्या एज्यूम करेंगे, लाइट को आपने जो एक वेव नंबर के हिसाब से हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, आपने बेटा हमने जो क्लासिकल थ्योरी में पढ़ा है, उस थ्योरी में हमने क्या पढ़ा है कि मॉलिक्यूल के ऊपर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट कर रहे थे, जो मॉलिक्यूल था उसके ऊपर हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट किया था। और मोनोक्रोमेटिक लाइट में मोनोक्रोमेटिक लाइट और फोटोन आपने इसमें इंसिडेंट किए, और फोटोन इंसिडेंट होने के बाद इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज एन इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, है ना। क्लासिकल थ्योरी में आपने इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, और इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होने के बाद इसमें आपने क्या क्या स्टडी किया था, इसमें आपने स्टडी किया था द वाइब्रेशनल मोशन एंड द रोटेशनल मोशन। ओके, यहाँ पे जब हम स्टडी करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को नहीं लेते हुए हम क्या लेंगे, वेव नंबर। क्या ले रहे हैं हम, दैट इज वेव नंबर। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बताना चाहूँ, वेव नंबर क्या होता है ना, दैट इज द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, है ना, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, इसको आप बोलते हो वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। ओके बेटा, ये जो यूनिट लेंथ है, इसमें इसका यूनिट जब हम लिखेंगे तो ये यूनिट क्या क्या हो जाएगा इसका, आइदर इट विल बी 1 सेंटीमीटर और इट विल बी 1 मीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर में लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात होती है कि जब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से क्लासिकल थ्योरी स्टडी कर रहे थे, देन व्हाट इज द नेसेसिटी टू टेक द वेव नंबर। वेव नंबर क्यों लिया जाता है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिकली इसको स्टडी करने के लिए हम किसको लेते हैं, वेव नंबर को लेते हैं। ओके, अच्छा बेटा, इसमें अगर मैं वेव नंबर की बात करूं, वेव नंबर को हम सिंबलिकली कैसे लिखते हैं, न्यू बार। वेव नंबर को हम लिखते हैं न्यू बार के फॉर्म में। ओके ओके, न्यू बार इज इक्वल टू कितना होता है, 1/λ। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। ओके, देखो बेटा, अगर द एनर्जी कंटेंट, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो, द एनर्जी कंटेन इन ए फोटन, एनर्जी कंटेन इन ए फोटन इज हाउ मच, दिस इक्वल टू E is equal to H nu, E is equal to H nu. Okay, and what is nu, it is C by lambda, this is C by lambda, velocity of light, and lambda is equal to
wavelength in the given medium or distance travel in the given medium. और इसको हम ऐसे लिख ले h into c into 1 by lambda. Okay, and this equal to how much? hc nu bar. 1 by lambda is equal to how? As we know that 1 by lambda is equal to nu bar. स्टूडेंट्स, आपकी जो बुक है ना राजकुमार की बुक में, बेटा जब आप इसको देखोगे कि क्वांटम थ्योरी जब आप लिख रहे हो तो इसमें आपको वेव नंबर को उसने इस तरीके से लिख रखा है, इस तरीके से लिख रखा है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि इट इज नॉट न्यू, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है? वेव नंबर है। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये वेव नंबर है। बहुत जगह पे ये जो न्यू का, जैसे न्यू हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, है ना, लेकिन ये एक होता है कि प्रिंटिंग में इसने ये जो ये वाला लाइन है, इस वाले लाइन को थोड़ा सा ठीक करके, थोड़ा सा मोटा करके लिखता है, और ये क्या बताता है? न्यू बार, मतलब न्यू वेव नंबर को शो करता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप चाहे इस सिंबल से आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि जो आपका स्टैंडर्ड नोटेशन वेव नंबर के लिए होता है वो क्या होता है? न्यू बार होता है। तो आप अपना जब नोट्स बनाना, आप जब तो उसमें आप वेव नंबर को न्यू बार के फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, तो ये बेटा आपका बेसिक है, जिसमें हम वेव नंबर, एनर्जी कंटेंट इन ए फोटन, द एनर्जी कंटेंट इन ए फोटन is written in the form of wave number. Energy content in a photon is written in the form of wave number. Okay, then comes to इसके जो theory है, what is the theory in the quantum theory of Raman effect? What is the theory? इसके अंदर जो आपका theory है, इसको एक बार हम स्टडी करेंगे। To study the quantum theory of Raman effect, ठीक है, we consider as usual the diagram. हम एक डायग्राम कंसिडर करते हैं कि यहाँ suppose this one is the ground state energy level and this one is the first excited state. Okay, and here E double dash and suppose this is E dash. Okay, or remember this one I taken is the ground state. Most of the students have the book Rajkumar, so I usually give that notation which is given in your book. Okay, in your book you have see that here E double dash is represented as ground state. E double dash is represented as the ground state. Okay, students, what happened? Suppose the molecule is at the ground state or ground level. The molecule is in ground level. Okay, and you incident photon on the molecule. Okay, then what happened? The molecule after observing the photon, the molecule get excited and it goes to a virtual energy level. It goes to a virtual energy level, virtual higher energy level, virtual higher energy level, virtual higher energy level. Okay, students, after the molecule goes to the virtual higher energy level, after some time it will comes back. Okay, and there are 3 possibility cases while returning to the energy level. There are 3 possible cases. First one, what are the 3 possibility? Case 1, what happened? The molecule absorbs the photon, goes to the higher energy level. After that, it will come back to the same energy level. It will come back to the same energy level. Okay, then what can we say? That if the molecule after the photon scattered with the molecule get excited, it goes to the higher energy level, and after some time if the molecule again come back to the same energy level, then we can say that this type of scattering is known as what? Rayleigh scattering.
This type of scattering is known as Rayleigh scattering. Rayleigh scattering. Okay, we can say that in Rayleigh scattering, the frequency of incident photon is equal to the frequency of scattered photon. Okay, same frequency. Okay, and case 2, this one is the first case. Case 2, what will happen in the second case? Second case में बेटा क्या होगा? Second case में suppose आपने molecule आपका ground state में है, okay? Molecule आपका ground state में है, and you incident photon on it, okay? And after observing the photon, the molecule goes to the higher excited state, okay? On returning back, when it comes back to the states, it will always not necessary that the molecule will come back to the ground state. It may stay here, it may comes back to this state too. Okay, what is E dash? E dash is your first excited state. E dash is your first excited state. Okay, here students, this was the case for Rayleigh scattering. When the molecule comes, first case is the case of Rayleigh scattering. When the molecule comes back to the original state. Second state, when the molecule comes to the first excited state. Here suppose, here the molecule have, when the molecule is at ground state, it have how much energy? It have energy h nu. और h nu को हमने अभी अभी लिखा है, कैसे लिखा था हमने? E is equal to h nu को हमने कैसे लिखा था? hc nu bar, है ना? वेव नंबर के फॉर्म में हमने क्या लिखा था? This is equal to E is equal to hc nu bar, है ना? जो फोटन आपने ग्राउंड स्टेट में क्या किया, जो आपका मॉलिक्यूल जब आपका किसमें था, जब आपका ग्राउंड स्टेट में था, आपने फोटन इंसिडेंट किया था, फोटन का एनर्जी कितना था? h nu था। h nu को हमने वेव फॉर्म में, वेव नंबर के फॉर्म में लिखा, दैट इज hc nu bar. ओके, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग द फोटन, द मॉलिक्यूल goes to the suppose in virtual higher energy level, and it come back to the original state. If it come back to the original ground state, then we can say that this type of scattering is known as the Rayleigh scattering. Okay, लेकिन सेकेंड केस बेटा आपका ये हो सकता है कि आपका मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में था, उसने फोटन को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद वो हायर एक्साइटेड स्टेट में गया, और हायर एक्साइटेड स्टेट में जब ये रिटर्न कर रहा है, जरूरी नहीं कि ये हमेशा ग्राउंड स्टेट में आए, हो सकता है वो कहाँ रह जाए? दिस स्टेट में भी रह जाए। कौन सा स्टेट है ये? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी आपका ट्रांजिशन हो सकता है। आपका ट्रांजिशन जो होगा ना, हायर जो वर्चुअल हायर एनर्जी लेवल में आपका ट्रांजिशन while coming back, it may comes to the first excited state also. Okay, और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी एनर्जी होगी? देखो स्टार्टिंग में जब आपका मॉलिक्यूल गया है तब उसमें कितना एनर्जी था? hc न्यू बार। बेटा hc न्यू बार हम फोटन की एनर्जी को लिख रहे हैं, E is equal to h न्यू बार, है ना? तो मॉलिक्यूल इतना एनर्जी लेते हुए आपका ऊपर गया है, और जब ये नीचे की तरफ आएगा, ये जब नीचे की तरफ आएगा, देखो यहाँ पे ये जो एनर्जी इसके अंदर कंटेंट था, ये एनर्जी यहाँ तक जब रुक गया, आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब आपका मॉलिक्यूल रह गया है, तब इसमें ये एनर्जी क्या होगा? माइनस होगा। दैट इज hc न्यू बार माइनस डेल्टा ई। ध्यान से समझना बेटा, कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? चाहे आप मैसेज कर लो या चाहे आप पूछ लो, अपने आप को अनम्यूट करके मुझे चाहे आप पूछ भी सकते हो कि मैडम ये चीज कैसे हुआ करके। क्लियर है? तो अगर ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तो एनर्जी आपका क्या है? hc न्यू बार माइनस ऑफ डेल्टा ई। साफ सी बात है बेटा, ये जो एनर्जी है, एनर्जी बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इन दोनों का जो एनर्जी है, इस एनर्जी को मैं कितने में लिख रही हूँ? दिस इज इक्वल टू डेल्टा ई। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका एनर्जी
Hc न्यू बार था, लेकिन जब मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे रह गया तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, जो टोटल एनर्जी होगा उस एनर्जी से आपका माइनस डेल्टा ई क्या होगा, डेल्टा ई आपका माइनस हो जाएगा। ओके ठीक है बेटा, हम बोल सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू ई डैश माइनस ई डबल डैश। ओके, व्हाट इज ई डैश? ई डैश इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, and what is E double dash? E double dash, it is the energy of ground state, energy of ground state। ठीक है, ये हम सेकेंड केस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके बच्चों, अगर आपका लाइन जो मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन अपने ओरिजिनल लाइन पे नहीं होता, मतलब जिस लाइन से आपका मॉलिक्यूल गया होगा हायर एनर्जी लेवल पे, अगर वापस आते वक्त अगर सेम लाइन पे आपकी ट्रांजिशन नहीं होती है, ठीक है, तो हमें कौन सी लाइंस मिलते हैं? हमने क्लासिकल में भी पढ़ रखा है चीज, दैट इज नोन एज द रमन लाइंस। ओके, एंड द रमन लाइंस आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, दैट इज one is that is Stokes line and second one is the anti-Stokes line। okay स्टूडेंट्स, एक बात आपको बता दूं, जो आपके रमन लाइंस होते हैं ना, अगर हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करते हैं तो देयर इज द 1% चांसेस दैट वी गेट द रमन लाइंस। देयर इज मैक्सिमम 99% जो आपका होता है ट्रांजिशन, वो तो आपका रेली स्कैटरिंग या लाइट ट्रांसमिटेड होके जाएगी, और जो हमें 1% चांसेस है दैट वी गेट द रमन लाइंस। ओके, so Raman lines again are of two types, one is Stokes line and another one is anti-Stokes line। okay, and if the transition occurs from higher energy level to the first excited state, then we can say that the difference of energy is how much? Hc nu bar minus of delta E, and these lines are the line observed or the line observed during this type of transitions are known as the Stokes line. This type of transition is known as the Stokes line। okay, these are the Stokes lines। this is virtual energy level। okay, and this type of lines are known as Stokes line, Stokes line। ओके बेटा, इसको अगर हम थोड़ा सा लिखे ना, तो ये जो स्टोक्स लाइंस होंगी, इसकी फ्रीक्वेंसी, जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज ऑलवेज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टोक्स लाइन इज ऑलवेज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइन। ओके, और अगर वेव फॉर्म के साथ हम इसको एक्सप्लेन करें, इसको हम कैसे बताएंगे? दैट इज इक्वल टू Hc न्यू बार माइनस ऑफ डेल्टा ई डिवाइडेड बाय Hc, डिवाइडेड बाय Hc, एंड दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज नोन एज द वेव नंबर शिफ्ट। ओके, एंड द फॉर्मूला डेल्टा ई बाय Hc, ये हमने सेकेंड सेम में भी पढ़ा था। डेल्टा ई बाय Hc इज नोन एज द वेव नंबर शिफ्ट, वेव नंबर शिफ्ट, वेव नंबर शिफ्ट। डेल्टा ई बाय Hc इज नोन एज द वेव नंबर शिफ्ट। ओके बेटा, अगर ये आपका स्टोक्स लाइन होता है ना, तो आप बता सकते हो एंटी स्टोक्स लाइन के लिए ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी या जो आपका इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंटी स्टोक्स लाइन? मैम उसमें डेल ई प्लस का आएगा ना? हाँ, दैट इज में क्या हो जाएगा बेटा, ये डेल ई जो आएगा ये प्लस में आएगा, है ना।
तो ये होता कैसे है, ये तो आपका स्टोक्स लाइन हो गया है ना। स्टोक्स लाइन में हो गया जब आपका मॉलिक्यूल आपका हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है ना। बेटा ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जब आपका, अब हम केस 3 की बात कर रही हूँ मैं, ये केस 1 हो गया आपका जिसमें रैली स्कैटरिंग था और रैली लाइंस था। सेकंड में हमने बात कर लिया स्ट्रोक लाइन के बारे में। अब हम बात करेंगे केस थर्ड के बारे में। केस थर्ड, ओके, केस थर्ड में आपका आएगा एंटी स्टोक्स लाइन। एंटी स्टोक्स लाइन, ठीक है बच्चों। जब आपका फोटन आप इंसिडेंट करते हो, जरूरी नहीं है कि जो फोटन आएगा वो हमेशा ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन आपका मॉलिक्यूल होगा उसी में ही इंसिडेंट होगा, है ना। हो सकता है ये जो फोटन आपने इंसिडेंट किया उस टाइम में ये फोटन यहाँ पे भी इंसिडेंट हो सकता है। ये जो आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमने ले रखा है यहाँ पे भी वो फोटन इंसिडेंट हो सकता है। यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी आपका मॉलिक्यूल है, और ये जो मॉलिक्यूल है एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब क्या है, ये यहाँ से जब आपका फोटन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट करता है उस केस में आपका फोटन इस मॉलिक्यूल से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके भी जाएगा। कुछ मॉलिक्यूल, ये जो आपका फोटन है मॉलिक्यूल से भी आपका एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करते हुए भी क्या जाएगा, ऊपर की तरफ वर्चुअल एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा। अब जो फोटन आपका ऊपर की तरफ गया है, वर्चुअल एनर्जी लेवल में गया है, वो क्या कंटेंट करता है, मोर एनर्जी कंटेंट करता है, ठीक है। उसमें अभी एनर्जी कितना है, Hc, है ना। जो आपका फोटन का एनर्जी होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बच्चों। जो केस थर्ड में जो मेरा फोटन है, यहाँ देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना दूं कि यहाँ पे ये सपोज मेरा ग्राउंड लेवल हो गया E डबल डैश एंड दिस वन इज द E डैश। यहाँ से मेरी फोटन आई, है ना। इस फोटन में एनर्जी कितनी है, इस फोटन में एनर्जी है मेरा Hc न्यू बार, जो मैंने वेव फॉर्म के साथ मैंने लिखा है, जिसमें मैंने इसको लिख लिया Hc न्यू बार। और इस फोटन जब आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो मॉलिक्यूल है उससे जब जाके इंसिडेंट होता है तो ये मॉलिक्यूल जरूरी नहीं है कि हमेशा एब्जॉर्ब करेगा, ये मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी इसको देगा, किसको देगा, फोटन्स को देगा। अभी जो मेरे पास फोटन अभी एट प्रेजेंट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है उसमें एनर्जी कितना है बेटा, दिस इज इक्वल टू Hc न्यू बार प्लस डेल्टा ई, Hc न्यू बार प्लस डेल्टा ई। ये जो डिफरेंस का एनर्जी है ना ये इसमें कंटेन है, तो दिस इज इक्वल टू Hc न्यू बार प्लस डेल्टा ई। ये इतना ही एनर्जी लेते हुए कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर में कौन है, वर्चुअल एनर्जी लेवल है, एंड देन अगेन इट विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, देन इट विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, इट विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। अब देखो बेटा यहाँ पे थर्ड वाले केस में, जो हम केस थर्ड की बात कर रहे हैं, केस थर्ड में आपका जो मॉलिक्यूल था वो कहाँ पे था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में था, यहाँ से गया था ये वर्चुअल एनर्जी लेवल पे, एंड अगेन इट कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इसमें जब ये जा रहा था तब इसके अंदर कितनी एनर्जी थे, दैट इज Hc न्यू बार, ओके। और जब ये वापस आया है तो इसमें कितनी एनर्जी है, Hc न्यू बार प्लस डेल्टा ई, Hc न्यू बार प्लस डेल्टा ई। बेटा देखो इस चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो जब आपकी स्कैटरिंग होती है ना, ये चीज ऑलवेज रिमेम्बर रखना कि जो रमन लाइंस हमें मिलती है, तो रमन लाइंस मिलने के लिए आपका स्कैटरिंग ऑलवेज शुड बी इन इलास्टिक, है ना। स्कैटरिंग दो टाइप के होते हैं, वन इज इलास्टिक एंड अनदर वन इज इन इलास्टिक, ओके। 1 मिनट बेटा, अगर आपका ये टाइम ये हो जाता है तब अगेन आप इसी लिंक को ज्वाइन कर लेना दोबारा, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, इलास्टिक आपके दो टाइप होते हैं, एक तो होता है इलास्टिक स्कैटरिंग, एक होता है आपका इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होता है, जिसमें आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या होता है बेटा, कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व रहता है। लेकिन इन इलास्टिक स्कैटरिंग में आपका एनर्जी कंजर्व नहीं रहता। तो रमन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करने के लिए सबसे स्टार्टिंग कंडीशन क्या है, सबसे जो फंडामेंटल कंडीशन क्या है कि इट शुड फॉलो द इन इलास्टिक
स्कैटरिंग, एनर्जी शुड नॉट बी कंजर्व। अगर एनर्जी इनइलास्टिक स्कैटरिंग होगा तभी हमें रमन लाइंस मिल सकते हैं, ठीक है। और इनइलास्टिक स्कैटरिंग में देखो बेटा, स्कैटरिंग जो होता है, स्कैटरिंग में जरूरी नहीं है कि जो हम यहाँ पे सेंटर में आपका जो स्कैटर जो आपका यहाँ, अगर मैं थोड़ा सा आपको स्कैटरिंग को बता दूं, जैसे आपको पता ही है लेकिन फिर भी एक बार अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि यहाँ से सेंटर में कुछ है और आपने यहाँ पे ये इसको स्कैटर्ड किया, यहाँ से लेके इसको स्कैटर्ड किया, तो जरूरी नहीं है कि जी ये हमेशा एनर्जी यहाँ से क्या होगा, कम ही जाएगा। हो सकता है कुछ वो मोर डिफ्लेक्टेड हो। आपने वो पढ़ रखा है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग, है ना, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग में क्या होता था, जब हम कोई अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट करते थे न्यूक्लियस के ऊपर, तो क्या होता था, कुछ तो आपके बाहर चले जाते थे और कुछ होते थे जो थोड़ा सा एंगल बना के जाते थे, और कुछ होता था बेटा जो मोर लार्ज एंगल में स्कैटर्ड होके जाते थे, लार्ज एंगल में स्कैटर्ड होके जाते थे। तो ये केस हो जाता है कि कितनी किस हिसाब से आपकी स्कैटरिंग हुई है, किस एंगल से आपकी स्कैटरिंग हुई है। एनर्जी आइदर तो ये बिल्कुल अंदर से होके पेनिट्रेट होके गया, कुछ आपका सम एंगल से डिफ्रेक्ट होके गया, और कुछ लार्ज एंगल से उसने स्कैटर्ड होके गया। तो कुछ तो एनर्जी, उसमें कोई एनर्जी इसका लॉस नहीं हुआ, वो बिल्कुल ही क्रॉस करके चला गया ना। और कुछ में हो गया बेटा कि उसने थोड़ी सी एंगल स्कैटर्ड होके गया, और कुछ में हो गया कि ये लार्ज एंगल में, मतलब स्कैटरिंग उसमें क्या हुआ है, जबरदस्त हुआ है। तो ये यही बात हम बोलते हैं कि ग्राउंड स्टेट में जब आपका मॉलिक्यूल था, उसने तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए वर्चुअल एनर्जी लेवल पे चला गया, है ना। और वर्चुअल एनर्जी लेवल पे जाने के बाद हमारे पास 3 केसेस है। फर्स्ट केसेस वो वर्चुअल एनर्जी लेवल पे अगेन कम बैक टू द सेम ग्राउंड लेवल, ओके। तो जिसको हम क्या बोलते हैं कि इसमें कोई एनर्जी का कोई लॉस ही नहीं हुआ, मतलब इसमें जो फ्रीक्वेंसी से वो ऊपर गया था उतनी ही फ्रीक्वेंसी से वो सेम लेवल पे वापस आ गया। उसको हम बोलते हैं रेली लाइंस। जो रेली स्कैटरिंग या जो लाइंस हमें मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा लाइन है, रेली लाइन है। और अगर आपका स्कैटरिंग इनइलास्टिक हो, है ना, इनइलास्टिक है, उस वाले केस में हमें क्या मिलेंगे, रमन लाइंस। अच्छा, रमन लाइंस में भी 2 केस हैं, एक तो है आपका स्टोक्स लाइंस, एक है आपका एंटी स्टोक्स लाइंस, है ना। स्टोक्स लाइंस क्या होता है कि जितने ही आपने एनर्जी से आपका मॉलिक्यूल ऊपर गया था, मतलब वर्चुअल एनर्जी लेवल पे गया था, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये कहाँ रह गया, आपका उससे ऊपर वाले लेवल पे रह गया, ग्राउंड लेवल पे ना आते हुए ये फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पे रह गया, है ना। तो इसमें जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी था वो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू hc न्यू बार माइनस ऑफ डेल्टा ई। और डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड लेवल, ओके। और इसमें हमने रमन शिफ्ट कैसे कैलकुलेट किया है, दैट इज डेल्टा ई बाय hc, इट इज द वेव नंबर शिफ्ट, वेव नंबर शिफ्ट इज डेल्टा ई बाय hc, ओके। बच्चों इसी को अगर मैं एंटी स्टोक्स लाइंस के लिए लिखूं या मैं केस 3 के लिए लिखूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये तो आपका केस 2 के लिए था, है ना। केस 3 के लिए आपका ये क्या हो जाएगा, hc न्यू बार प्लस डेल्टा ई डिवाइडेड बाय hc, ओके। एंड डेल्टा ई hc is the wave number shift, and delta E is what, delta E is the energy difference between the first excited state and the ground state, and this type of lines are known as the anti-Stokes lines. this type of line, ये जो ट्रांजिशन होते हुए जो हमें लाइन मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, these are known as the anti-Stokes lines, ओके। बेटा ये जो डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस है, डेल्टा ई जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट, ये एनर्जी किस टाइप की एनर्जी होगी, ये जो एनर्जी होगी ये किस टाइप की एनर्जी होगी, इट में बी वाइब्रेशनल एनर्जी और इट में बी ए रोटेशनल एनर्जी, है ना। जो इसमें जो डेल्टा ई जो एनर्जी हम मॉलिक्यूल को दे रहे हैं, जब इसमें एक जगह पे आपका स्टोक्स लाइन में ये तो क्या था, माइनस के फॉर्म में था, hc न्यू बार माइनस ऑफ डेल्टा ई, है ना। और एक जगह पे ये क्या है, hc न्यू बार प्लस ऑफ डेल्टा ई, है ना। प्लस ऑफ डेल्टा ई मतलब
जो आपका फोटन था उसने मॉलिक्यूल से एनर्जी एब्जॉर्ब किया। तो मॉलिक्यूल से एनर्जी एब्जॉर्ब किया, कैसे एब्जॉर्ब किया? सपोज आपका मॉलिक्यूल इस तरीके से वाइब्रेटिंग पोजीशन पे रहता है। सपोज आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, वाइब्रेटिंग पोजीशन में है, और वाइब्रेटिंग पोजीशन में रहते हुए जब यहाँ से आपका फोटन इंसिडेंट हुआ, दैट इज Hc न्यू बार, Hc न्यू बार, है ना, वेव नंबर के फॉर्म में हम इसे लिखते हैं Hc न्यू बार। It takes the energy from the molecule and goes to the upper energy level, or upper energy level, which is the virtual energy level. Then it comes back to the ground energy level with the energy how much? Hc nu bar plus of delta E. Okay, तो डेल्टा E जो है ये एनर्जी आपका किसी फॉर्म में भी हो सकता है, आइदर इट में बी रोटेशनल और इट में बी वाइब्रेशनल। एंटी स्टोक्स लाइंस को जब हम कंसीडर करते हैं, द एनर्जी इज फॉर वाइब्रेशनल, डेल्टा E इज वाइब्रेशनल।